नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी आर्थिक मोर्चे पर राजीव बजाज के बयान की, दिल्ली सीमा मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, जानेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या है गुजरात का हाल और सीएम शिवराज पर कौन बना रहा है दबाव, और आखिर में बात ब्याज माफ मामले में सुप्रीम सुनवाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी में फिर बढ़ी तल्खियां। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में किया कटाक्ष, कहा गवर्नर महाराष्ट्र में चला रहे हैं समांतर सत्ता। येदियुरप्पा की सरकार पर मंडरा सकते हैं काले बादल, कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का दावा। बीजेपी विधायकों में है संतोष की भावना, बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को बताया गलत। दिल्ली हरियाणा सीमा पर सख्ती को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कहा दिल्ली आने जाने के कारण हालात हुए खराब, सीमा पर जरूरी है सख्ती। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 129 अंक की गिरावट के साथ 33,981 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 32 अंक की गिरावट के साथ 10,029 अंक के स्तर पर हुआ बंद। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की बड़ी मुश्किलें, युवी के खिलाफ शिकायत की गई दर्ज, युजवेंद्र चहल पर की थी अनर्गल टिप्पणी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के मौजूदा हालात को लेकर भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हो जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आर्थिक स्थिति कब और कैसे ठीक होगी, इसको लेकर विपक्ष सरकार की रणनीति पर सवाल उठा रहा है, जिस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है। इसी के चलते आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जाने माने उद्योगपति और बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज से बात की, और इस दौरान राहुल के तल्ख तीर भी केंद्र पर चले। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत की बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर वापस लाया जाए, इसे लेकर सरकार के पास क्या प्लान है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन विपक्ष मौजूदा मुसीबत से उबरने और आर्थिक हालात को ठीक करने को लेकर लगातार विशेषज्ञों से राय मशविरा कर रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने जाने माने उद्योगपति और बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज से खास बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने तो सरकार के फैसलों में कमियां बताई ही, साथ ही राजीव बजाज ने भी मौजूदा मुसीबत से निपटने के लिए भारत के उठाए कदमों की तीखी आलोचना की है। बजाज ने भारत में लागू हुई पूर्णबंदी पर कहा, उन्होंने दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के लॉकडाउन के बारे में नहीं सुना। राजीव बजाज ने कहा, स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए भारत ने पूरब के बजाय पश्चिमी देशों की ओर देखा, जबकि उनकी भौगोलिक स्थिति, जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता, तापमान वगैरह बिल्कुल अलग है। भारत ने पश्चिम की नकल की। हमने सख्त लॉकडाउन को लागू करने की कोशिश की, लेकिन उसे सही से लागू नहीं कर पाए। इसने अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। स्वास्थ्य मुसीबत के कर्व के बजाय जीडीपी के कर्व को फ्लैट कर दिया। वहीं मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज पर भी बजाज ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सरकारों ने मुसीबत से निपटने के लिए जितने पैकेज का ऐलान किया, उसका 2/3 सीधे संगठनों और लोगों तक पहुंचा। भारत में सिर्फ 10% तक ही लोगों तक पहुंचा। आखिर लोगों को डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं दिए गए? उन्होंने कहा, देश की इकोनॉमी चौपट हो गई है, लेकिन लोग कहने से डरते हैं। वहीं राजीव बजाज से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने पूर्णबंदी पर अपने पुराने रुख को दोहराते हुए मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, ये लॉकडाउन फेल है क्योंकि ये दुनिया का इकलौता लॉकडाउन है जिसमें केस बढ़ रहे हैं। दरअसल भारत ने 2 महीने के लिए पॉज बटन दबाया था, लेकिन अब फिर पहले दिन वाली स्थिति पर पहुंच रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी राहुल गांधी कई एक्सपर्ट से देश के आर्थिक हालात पर चर्चा कर चुके हैं, साथ ही सरकार को भी कई सुझाव दे चुके हैं, मगर सरकार शायद किसी सुझाव को सुनने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि विपक्ष के तेवर और भी तल्ख होते जा रहे हैं। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, मौजूदा हालात में उद्योग जगत की परेशानियां तो जग जाहिर हो चुकी हैं। वो सरकार से मदद चाहता है, बताना चाहता है कि हालात बेहद नाजुक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज दब जाती है, जिसे आज राजीव बजाज ने उठाने की कोशिश की है। उनका कहना इकोनॉमी चौपट हो गई है, लेकिन लोग बोलने से डरते हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, एक पुरानी कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि जो सामने है उसे बताने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। मोदी सरकार के फैसलों के लिए भी यही बात कही जा सकती है मीनाक्षी, क्योंकि जब अचानक सब कुछ बंद करने का फैसला मोदी जी ने लिया था, तो उसके अगले दिन से ही दिखने लगा था कि देश का एक बड़ा तबका इससे बुरी तरह प्रभावित होगा, और ऐसा ही हुआ भी। लाखों लोग सड़क पर आ गए, कारोबार ठप हो गए, अर्थव्यवस्था पर ब्रेक ही नहीं लगा, बल्कि विकास की गाड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी, यानी धीरे धीरे
करके देश जितना आगे बढ़ा था, सरकार के एक फैसले से यानी कि लॉकडाउन के फैसले से एक झटके में देश उतना ही पीछे चला गया। इसका असर गरीबों पर तो सबसे अधिक हुआ ही है मीनाक्षी। बहुत से उद्योगपतियों और कारोबारियों की हिम्मत भी पस्त हुई है, लेकिन उद्योगपति अक्सर सरकार की सीधे आलोचना करने से बचते हैं। इसीलिए सरकार के फैसलों के खिलाफ खुलकर कोई बात इस तबके से सुनने को नहीं मिलती है। लेकिन आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से चर्चा में बजाज ऑटो के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने न केवल तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन बल्कि राहत पैकेज को लेकर भी जो बातें कही हैं वो सटीक बैठती हैं। उनका कहना है कि दुनिया के कई देशों में इस मुसीबत के वक्त बंद किया गया, लेकिन लोग बाहर निकलने और जरूरी सामानों को खरीदने के लिए और एक दूसरे से मिलने के लिए आजाद थे, और हमारे यहां बाहर निकले हुए लोगों को पुलिस द्वारा पीटा गया और अपमानित किया गया। हमने अपने जैसे एशियाई देशों के तरीकों को देखने की जगह यूरोप के देशों की तरह ही काम करने की कोशिश की, जबकि वहां के हालात और हमारे देश के हालात बहुत अलग हैं। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर भी राजीव बजाज ने कहा है कि दुनिया में सरकारों ने इस महामारी से निपटने के लिए जितने राहत पैकेज का ऐलान किया है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो सीधे संगठनों और लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन भारत में सिर्फ 10% तक ही लोगों को पहुंचा है। आखिर लोगों को डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं दिए गए, ये सवाल राजीव बजाज ने किया है, और यही सवाल तो विपक्ष भी पिछले दिनों लगातार सरकार से पूछ रहा है मीनाक्षी। लेकिन सरकार केवल अपनी तारीफ में लगी हुई है और यह देख ही नहीं रही है कि जमीन पर हालात क्या हैं। गरीबों के मुंह से निवाला, सिर से छत और हाथों से काम तो छिन ही चुका है मीनाक्षी, लेकिन कारोबारियों को भी आगे की राह कठिन नजर आ रही है। एटलस साइकिल का कारखाना बंद होना और कई बड़ी कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनी इसके सबूत हैं। दुख की बात यह है मीनाक्षी कि मोदी सरकार जो है वो सच्चाई से मुंह चुरा ही रही है। उद्योग जगत ने भी होठों पर ताला लगा रखा है। आज राजीव बजाज ने अपने मन की बात कहने की जो पहल की है, वैसी ही पहल बाकी उद्योगपति भी करें तो सरकार को सच का सामना करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारियों के लिए। अब बात अपनी अगली खबर की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के विकराल होने के कारण दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकारें सुनने को तैयार नहीं है तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया। क्या है वो फैसला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में भले ही सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद देश को अनलॉक करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हों, लेकिन कई राज्यों की सीमाएं हैं कि अब तक अनलॉक नहीं हुई हैं। सीमाएं सील होने की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को, जिसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अहम फैसला सुनाया है। दरअसल लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। एनसीआर के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए कॉमन पोर्टल बनाया जाए। कोर्ट ने कहा, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। 1 हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो। इसके लिए तीनों राज्यों की बैठक कराई जाए, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा, हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी न हो। ऐसे में अब कोर्ट के आदेश को कब तक अमल में लाया जाता है और लोगों की मुश्किलें कब तक आसान होती हैं, ये देखना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीमा विवाद थमता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त गुजरात में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई सियासी हलचल थमती नजर नहीं आ रही है। जी हां, यहां कांग्रेस के 2 विधायकों ने पार्टी से किनारा कर लिया है और खबर है तीसरा विधायक भी पार्टी से जल्द नाता तोड़ सकता है। गुजरात में बदल रहे नंबर गेम के बाद सियासी समीकरण भी बदल गए हैं और 4 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस खेमे पर मंडराते बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। 5 विधायक पहले ही पार्टी से किनारा कर चुके थे और अब 2 और विधायकों के चले जाने और एक अन्य विधायक के भी पार्टी छोड़ने की संभावना के बाद कांग्रेस के लिए राज्यसभा की 2 सीटें जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक करजन सीट के विधायक अक्षय पटेल पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। कपराड़ा से विधायक जीतू चौधरी भी पार्टी के साथ संपर्क में नहीं है, जिसके बाद कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जीतू चौधरी भी पार्टी से किनारा कर चुके हैं और अब एक और विधायक के भी पार्टी छोड़कर जाने की आशंका जताई जा रही है। अगर गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर बन रहे समीकरणों पर नजर डालें तो
गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है। गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायक हैं। कांग्रेस के 68 में से 2 विधायकों के किनारा करने के बाद विधायकों की संख्या 66 रह गई है। इसके अलावा बीटीपी के 2, एनसीपी के 1 और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं। ऐसे में एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 34.6 यानी 35 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब तक कांग्रेस बीटीपी के 2 और एक निर्दलीय को मिलाकर अपनी संख्या 71 के रूप में देख रही थी, लेकिन 2 विधायकों के चले जाने के बाद पार्टी को केवल 69 विधायकों का समर्थन मिलता दिख रहा है। साफ है कांग्रेस को एक और विधायक के समर्थन की दरकार है, लेकिन इस बीच संभावना तो कांग्रेस के एक और विधायक के पार्टी छोड़ने की बन रही है। लिहाजा बीजेपी के गुजरात राज्यसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार उतारने की रणनीति सफल होती दिख रही है। बता दें, गुजरात की 4 सीटों पर बीजेपी ने अभय भारद्वाज, रामला बारा और नरहरि अमीन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस से वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई जोड़ तोड़ का बीजेपी कितना फायदा उठाती है, ये देखना होगा। वहीं देखना ये भी होगा मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार कब होगा, कौन कौन शिवराज की टीम का हिस्सा बनेगा, और इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। लेकिन बार बार विस्तार की तारीख आगे बढ़ती जा रही है। एक बार फिर शिवराज ने ऐसा बयान दिया है जिससे कैबिनेट का विस्तार जल्द होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच अपने लोग ही अब इशारों में सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जो शिवराज की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सियासी दांवपेच के जरिए बीजेपी ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी कब तक काबिज रहती है, इसका फैसला आने वाले उपचुनाव करेंगे। उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए शिवराज रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। उनकी इस रणनीति का हिस्सा है मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हां, शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहते हैं, मगर कैबिनेट का विस्तार टलते ही जा रहा है। अब एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, स्वास्थ्य मुसीबत से उबरने के बाद कैबिनेट का विस्तार करेंगे। इससे साफ है कैबिनेट का विस्तार अभी नहीं होने वाला है। इसी बीच अपने लोग ही अब इशारों में सरकार पर दबाव बना रहे हैं और शिवराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी इन्हीं लोगों को साधने की है। कैबिनेट विस्तार की आहट के साथ ही भोपाल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने लगता है। हाल ही में प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, विजय शाह और गौरीशंकर बिसेन ने भार्गव के बंगले पर घंटों मंत्रणा की थी और उसके बाद सीएम शिवराज से मिलकर घंटों चर्चा की। ये तीनों ही दिग्गज मंत्री पद के दावेदार हैं। वहीं शिवराज सरकार के गठन के बाद से ही राजेंद्र शुक्ला भोपाल के चक्कर काट रहे हैं। मंत्री बनने के लिए वो लगातार भोपाल आ रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने मंत्रिमंडल में जगह के लिए परफॉर्मेंस का राग छेड़ा है। पटवा को लगता है सिंधिया समर्थकों के चक्कर में कहीं उनका पत्ता न कट जाए। जाहिर है इस बार दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में बिना फील्डिंग किए शायद मंत्रिमंडल में जगह मिलना मुश्किल है। इसीलिए सभी दिग्गज फील्डिंग के जरिए इस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करने में जुटे हैं। हालांकि किसकी रणनीति काम आती है और शिवराज किसे अपनी टीम में जगह देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर सिंधिया समर्थकों को साधना भी शिवराज के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। अब एक तरफ अपनों की प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर शिवराज की मुसीबत बढ़ती दिख रही है, तो वही मुसीबत के दौर से तो इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था भी गुजर रही है। साइकिल बनाने वाली कंपनी एटलस पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। एटलस ने गाजियाबाद फैक्ट्री को बंद कर दिया है। एटलस कंपनी बंद होने के बाद अब विपक्ष एक बार फिर मोदी सरकार की रणनीति को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। विश्व साइकिल दिवस के दिन साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री पर ताला लगा तो हजारों कर्मचारी एक ही पल में बेरोजगार हो गए। कंपनी ने आर्थिक हालात का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए हैं और इसमें काम करने वाले लोगों को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे उनका परिवार कैसे चलेगा। इस मसले को लेकर अब विपक्ष के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। विपक्ष सरकार से आगे की रणनीति को लेकर सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, कल विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री बंद हो गई। 1000 से ज्यादा लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। सरकार के प्रचार में तो सुन लिया कि इतने का पैकेज, इतने MOU, इतने रोजगार, लेकिन असल में तो रोजगार खत्म हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लोगों की नौकरियां बचाने के लिए सरकार को अपनी नीतियां और योजना स्पष्ट करनी पड़ेगी। दरअसल एटलस कंपनी ने कर्मचारियों से कहा है कि अब कंपनी कच्चा माल खरीदने की हालत में नहीं है, इसीलिए कंपनी ने ले ऑफ का फैसला किया है, जिसके चलते कंपनी अपने कर्मचारियों को आधी तनख्वाह देगी, लेकिन कर्मचारी कंपनी से पूरा हिसाब एक बार में करने की मांग कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले भी एटलस कंपनी के 2 प्लांट बंद हो चुके हैं। अब देश में बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखना होगा मोदी सरकार इस दिशा में अब क्या कदम उठाती है।
देश को स्वास्थ्य मुसीबत से निकालने के लिए तमाम उपायों के बीच आरबीआई ने मार्च में कर्जधारकों को राहत देते हुए ईएमआई में 3 महीने की छूट का ऐलान किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया। लेकिन छूट के दौरान ईएमआई पर ब्याज माफी की मांग भी बढ़ने लगी तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां आरबीआई के हलफनामे को लेकर कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। क्या कुछ कहा कोर्ट ने, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान लागू की गई पूर्णबंदी के बीच 27 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर 3 महीने के लिए लोन की ईएमआई देने से छूट यानी मॉरेटोरियम का ऐलान किया था। 22 मई को आरबीआई ने इस मॉरेटोरियम अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन जब मॉरेटोरियम अवधि के दौरान की ईएमआई पर ब्याज माफी की मांग की गई है तो केंद्रीय बैंक विरोध में उतर आया। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया, पूर्णबंदी के दौरान बैंकों की ओर से किश्त अदायगी में छूट तो दी गई है, जो कि बाद में चुकानी पड़ेगी, लेकिन किश्तों के बाद में जमा करने की छूट देने के नाम पर बैंक अपने ग्राहकों से किश्त बाद में अदा करने तक की अवधि पर चक्रवर्ती ब्याज वसूल रहे हैं, जिससे ग्राहक पर और आर्थिक बोझ पड़ेगा। कामकाज बंद होने के चलते इस अवधि में लोन पर बैंक के ब्याज को माफ किया जाना चाहिए। इस मांग का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा, लोगों को 6 महीने तक ईएमआई अभी न देकर बाद में देने की छूट दी गई है, लेकिन इस अवधि का ब्याज भी नहीं लिया गया तो बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जिससे बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। आरबीआई के हलफनामे के बाद आज सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। वहीं अब मामले में अगली सुनवाई 12 जून को करने का फैसला किया है। ऐसे में अब वित्त मंत्रालय क्या जवाब देता है और कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये देखना होगा। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।